Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about passport is not proof of citizenship as per a release by Ministry of External Affairs. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है जिसमें क्लैरिफाई किया गया है कि पासपोर्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. इट इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द अथॉरिटीज कि जो होल्डर है, पासपोर्ट होल्डर है, वो इंडियन सिटीजन हो सकता है, लेकिन इट इटसेल्फ इज नॉट अ लीगल सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप. Other document may also be required to prove citizenship like birth certificate, school record, electoral rolls में नाम होना चाहिए, लेकिन none of these documents in alone can be considered as a proof for citizenship. Even Passport Act 1967 कहता है कि this passport cannot be a citizenship certificate. भारत के अंदर सिटीजनशिप डिक्लेयर की जाती है या दी जाती है एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड देयर आर 4 वेज टू ऑब्टेन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो आपको पता है ना कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है और फिर आगे कैसे सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है या रिनाउंस की जा सकती है. इसके लिए कहा गया है संविधान में कि पार्लियामेंट अलग से कानून बनाएगा और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने बनाए सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. उसमें देयर हैव बीन मेंशन्ड 4 वेज टू ऑब्टेन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ. भारत में अगर आपका जन्म होता है तो 1950 से लेकर के 87 तक इसके बीच में अगर किसी इंसान का भारत में जन्म होता है तो वो भारत का सिटीजनशिप अवेल करने के लिए एलिजिबल है. 87 से लेकर के 2003 तक इस कानून में कहा गया है अगर किसी इंसान का जन्म होता है तो सिटीजनशिप कैन बी अकॉर्डेड ओनली इफ आइदर ऑफ द पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ. 2003 ऑनवर्ड्स 2003 में सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1953 के अंतर्गत एक रूल लाया गया, सिटीजनशिप रूल ऑफ 2003, जिसमें कहा गया कि अगर किसी का जन्म भारत के अंदर होता है तो सिटीजनशिप कैन बी अकॉर्डेड only if either of the parent is citizen at the time of their birth and the other is not an illegal immigrant. तो बेसिकली 2003 के बाद से इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चों को सिटीजनशिप ना मिले, इस चीज को इंश्योर करने के लिए एक कंडीशन लगा दिया गया कि जिसका भी जन्म भारत में होता है 2003 के बाद वो भारत की सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना हो. तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये 2003 से पहले तक एप्लीकेबल नहीं था. दूसरा तरीका, पहला तो है सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगा, दूसरा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट. तो इफ अ पर्सन इज बोर्न आउटसाइड इंडिया, भारत में उसका जन्म नहीं हुआ है एक बच्चे का, लेकिन उसको भी भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसके पेरेंट जो हैं वो इंडियन सिटीजन हैं. तो अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया who has at least one parent, one Indian parent will be granted citizenship, provided that the birth is registered within 1 year with the Indian consulate in the jurisdiction. तो एक इंडियन आदमी बाहर रहने जाता है, वहाँ पर्सन गेट्स मैरिड और एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को भारत की सिटीजनशिप दी जा सकती है एज पर दिस सेकेंड क्राइटेरिया, सिटीजनशिप बाय डिसेंट. तीसरा है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन. दिस इज फॉर द पर्सन्स रिलेटेड टू इंडियन सिटीजन थ्रू मैरिज. तो अगर कोई इंसान विदेशों में रहने जाता है, वहां किसी और से शादी करता है, तो जो स्पाउस है उसको भी भारत की सिटीजनशिप दी जा सकती है एज पर द थर्ड रूट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन. इवन अगर कोई इंसान क्लेम करता है कि हमारे एंसेस्टर्स इंडियन सिटीजन थे तो वो फिर अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए और उसको भारत की सिटीजनशिप दी जा सकती है एज पर द थर्ड रूट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन. चौथा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन. अगर कोई इंसान भारत में
कुछ समय तक रहता है, कम से कम 12 महीने तक वो लगातार रहता है और वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है भारत की सिटीजनशिप पाने के लिए। और उस केस में भारत सरकार उसको भारत की सिटीजनशिप दे सकती है थ्रू सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट कैन बी ग्रांटेड टू अ पर्सन हु इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट एंड हु हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स कॉन्टिन्यूअसली बिफोर अप्लाइंग। तो ये 4 तरीके हैं भारत की सिटीजनशिप पाने के। तो हमारे संविधान में पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू 11 में मेंशन किया गया है कि कौन कौन लोग होंगे भारत के सिटीजन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन लोग भारत के सिटीजन हैं और फर्दर सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए क्या कंडीशंस होंगे, वो फिर इस कानून की मदद से बताया गया है। साथ ही साथ ध्यान रहे, इस कानून में वेवर क्लॉज भी है। भारत सरकार, if it believes that the applicant has rendered distinguished service to science, philosophy, art, literature, world peace, human progress, तो उस केस में भारत सरकार सिटीजनशिप दे सकती है। इन 4 के अलावा भी देयर इज अ वेवर, भारत सरकार के डिस्क्रिशन के ऊपर है, कुछ लोगों को वो सिटीजनशिप दे सकती है। इट में वेव, गवर्नमेंट में वेव ऑल द कंडीशंस इन दिस एक्ट टू गिव सिटीजनशिप। और इसी वेवर क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए दलाई लामा जी को या सिंगर अदनान सामी, जो पाकिस्तानी सिंगर हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई। तो ये सब तो सिटीजनशिप रिलेटेड बातें हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पासपोर्ट होना अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है। पासपोर्ट इटसेल्फ इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर कि यस द पर्सन माइट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट इन इटसेल्फ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट बाकी कई सारे देशों में, जैसे कि यूके में या यूएस में फॉलो होता है। द पासपोर्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। बट वहाँ फायदा ये है, या वहाँ क्या है कि यूके या यूएस या इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज वेरी रोबस्ट। मतलब जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन होता है कि कब जन्म हुआ, कौन पेरेंट्स हैं, फैमिली कौन सी है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये सारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से रिलीज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम डेथ सर्टिफिकेट भी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से रिलीज़ किया जाता है। मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज क्वाइट रोबस्ट। इस कारण से वहाँ पे पासपोर्ट को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना गया है, लेकिन वहाँ पे यूके, यूएसए, इस तरह के डेवलप्ड देशों में अलग से सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, फॉर्मल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इज रिलीज्ड। तो लाइक इंडिया, इवन इन यूके एंड यूएस, पासपोर्ट इज नॉट कंसिडर्ड as proof of citizenship, but they have robust civil registration system, and that is why they are able to give formal citizenship certificate. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो काफ़ी स्ट्रांग है नहीं, तो लोगों के ऊपर है कि जाकर के वो रजिस्टर कराएं या ना कराएं। अब जाकर के सरकार धीरे धीरे लोगों को इंड्यूस कर रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। नहीं तो गांव में तो कई सारे घरों में आज भी घर के अंदर ही डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं रिलीज होता, कई सारे केसेज में डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनता। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम चूंकि मजबूत नहीं है, तो इस कारण से हमारे यहाँ पे कोई फॉर्मल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। अब इस स्थिति में हम सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मेरा सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट प्रूफ है क्या। सरकार कहती है ना पासपोर्ट है, ना वोटर आईडी है, ना आधार कार्ड है, तो आखिर किस चीज को माना जाए कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। दैट इज प्रॉब्लम इन इंडिया, एब्सेंस ऑफ रोबस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। भारत में एक फॉर्मल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। देखिए 1951 में सेंसस के बाद एक एनआरसी तैयार किया गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार किया गया कि भारत के कौन कौन लोग सिटीजन हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई। साल 2003 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत वाजपेयी सरकार ने रिलीज किया सिटीजनशिप रूल्स, जिसकी मदद से तय हुआ कि अब वापस से एनआरसी को अपडेट किया जाएगा। और
तय किया जाएगा कि भारत के कौन कौन लोग सिटीजन हैं और फिर से एनआरसी को पीरियोडिकली अपडेट करते रहेंगे। इससे फायदा ये होगा कि भारत के अंदर भी एक फॉर्मल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट रिलीज किया जा सकेगा। तो एक बार एनआरसी बना हमारे देश में 1951 में, उसके बाद से अपडेट ही नहीं हुआ। 2003 में रूल लेकर के आई वाजपेयी सरकार एनआरसी को अपडेट करने का और उसके बाद से पीरियोडिकली अपडेट करने का, ताकि हमारे यहाँ पे भी फॉर्मल सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट रिलीज किया जा सके आफ्टर अपडेटिंग एनआरसी। लेकिन वो आपको पता है कि 2004 में वाजपेयी सरकार चली गई, उसके बाद से वो एनआरसी ठीक से अपडेट कहीं हुआ ही नहीं एक्सेप्ट असम। असम के अंदर एनआरसी अपडेट हुआ एज पर सिटीजनशिप रूल ऑफ 2003, और वो भी हुआ अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इंस्ट्रक्शन दिया कि असम के अंदर एनआरसी अपडेट किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट असम अकॉर्ड, और यही कारण है कि असम के अंदर बस एनआरसी अपडेट हुआ है और भारत के किसी भी स्टेट में एनआरसी अपडेट हुआ ही नहीं है। तो एनआरसी अपडेट हुआ नहीं, फॉर्मल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है नहीं, बाकी किसी डॉक्यूमेंट को सिटीजनशिप प्रूफ मान नहीं रही है सरकार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एम्बिग्विटी है एंड वी आर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इन ऑर्डर टू हैव आवर सिटीजनशिप प्रूफ। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अभी हमें स्ट्रेंथन करना होगा, एनआरसी को अपडेट करना होगा, और हमारे सिटीजन्स को, हम लोगों को कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो मिलनी चाहिए विच शुड बी अ प्रूफ ऑफ आवर सिटीजनशिप। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। This topic belongs to GS paper 3 defense segment. नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, शॉर्ट में कहें तो नेत्रा AEW&C। इसको कहा जाता है आई इन द स्काई। ये आप देख रहे हैं, यही है नेत्रा। एक रडार है जो किसी भी फाइटर जेट के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड airborne early warning and control system developed by DRDO for Indian Air Force, known as Eye in the Sky. इसकी मदद से एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। इट कैन डिस्टिंग्विश फ्रेंडली एंड एनिमी एयरक्राफ्ट। इट कैन गाइड इंडियन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग कॉम्बैट। कोऑर्डिनेट इंडियन एयरक्राफ्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग एयर ऑपरेशंस में हेल्प कर सकता है नेत्रा। रियल टाइम बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है नेत्रा। नेत्रा को इंटीग्रेट किया गया है ऑन ब्राजीलियन एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म। तो ये ब्राजीलियन एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म है इंडियन एयरफोर्स का, उसके ऊपर इंटीग्रेट किया गया है नेत्रा को। अब नेत्रा से रिलेटेड करंट न्यूज ये है कि DRDO, जिसने नेत्रा को डेवलप किया है फॉर इंडियन एयरफोर्स, इट हैज गिवन फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट to Indian Air Force, FOC, Final Operational Clearance Certificate. FOC का मतलब है कि now all the required trials are done regarding Netra and it is now fully ready for combat deployment. ध्यान रहे, Netra has already been operational in operations since 2017. 2017 से ही इंडियन एयरफोर्स नेत्रा का इस्तेमाल कर रही है। बालाकोट स्ट्राइक 2019 में और ऑपरेशन सिंदूर 2025 में नेत्रा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन नेत्रा का अभी तक DRDO ने सिर्फ इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस दिया था, IOC दिया था। मतलब नेत्रा को लेकर के एक आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी क्लियरेंस थी DRDO की तरफ से कि द सिस्टम इज सेफ एंड इट इज कैपेबल फॉर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, बट ऑल द रिक्वायर्ड ट्रायल्स वेर नॉट डन। Now FOC has been provided, means all the required trials for Netra is completed. तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स पहली बार अब नेत्रा का इस्तेमाल करेगी आफ्टर द रिसेंट क्लियरेंसेस गिवन बाय DRDO. The recent clearance is final operational clearance, but initial operation clearance was already given in 2017 and that is why Netra already has been in use in 2019 as well as 2025. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज
इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आज का दिन 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 1987 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था 26 जून को एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ताकि दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। साल 2026 में जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज है, इसका थीम है वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, परसिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेस एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्सेज। पुलिस पर्सपेक्टिव से आपको फैक्ट याद रखना है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। भारत के अंदर अगर ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग की हम बात करें तो ये मेनली फेस किया जाता है बिकॉज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम टू रीजन्स, गोल्डन क्रेसेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड गोल्डन ट्राइंगल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। गोल्डन क्रेसेंट ये एक नोटोरियस रीजन है which spans from ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। वहाँ पे ओपियम ग्रो किया जाता है और उसको फिर भारत में ट्रैफिकिंग की जाती है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, पंजाब, राजस्थान। और गोल्डन ट्रायंगल इट स्पैन्स थ्रू अक्रॉस द कंट्रीज लाइक थाईलैंड, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। मेनली म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड है, थोड़ा बहुत वियतनाम भी, और यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है। तो इस कारण से ये जो दो रीजन्स हैं भारत के, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, दे आर इन्फ्लिक्टेड विथ हाई ड्रग अब्यूज। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सो वी नीड टू अडॉप्ट, ऑफ कोर्स, ड्रग अब्यूज से अगर हमें फाइट करना है तो वी नीड टू अडॉप्ट मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी। सोसाइटी बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए हमें, स्कूल लेवल पे डेली वेज वर्कर जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं ड्रग अब्यूज़ के, उनको अवेयर करना चाहिए। इसके लिए एनजीओज शुड बी रोप्ड इन। लीगल मेजर जैसे कि कानून है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसके अंतर्गत ड्रग ट्रैफिकिंग रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन से लेकर के मूवमेंट, सेल, तो उसमें 10 साल तक की सजा है। इस कानून को ठीक से स्ट्रिंजेंट तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उनको उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत करने की जरूरत है। जैसे इंटरपोल हो गया या यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम हो गया, इनके साथ भारत को और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अब देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत सारे लोग जो हैं एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करते हैं ड्रग अब्यूज करते वक्त। इस कारण से एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करते हैं ड्रग अब्यूज के लिए। इस कारण से HIV प्रेवलेंस इज ऑल्सो वेरी हाई इन द एरिया जहाँ पे ड्रग अब्यूज ज़्यादा है। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखोगे तो इनको कभी कभार, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, इनको HIV कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल से प्रॉक्सिमिटी के कारण यहाँ पे ड्रग अब्यूज ज़्यादा होता है और एक ही सिरिंज का मल्टीपल यूज करने से क्या होता है, HIV प्रेवलेंस इज ऑल्सो वेरी हाई। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अंदर, मिजोरम में तो थोड़ा कम है, मेनली नागालैंड, मणिपुर में ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण HIV का जो राइज हो रहा है उसको कर्ब करने के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर के आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सनराइज। फोकस इज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ HIV पेशेंट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। यहाँ पे एक और काम किया जाता है अंडर प्रोजेक्ट सनराइज, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सिरिंजेस किए जाते हैं। मतलब अगर ड्रग अब्यूज करना भी है तो करो, लेकिन कम से कम न्यू सिरिंजेस का इस्तेमाल करो ताकि कम से कम HIV प्रेवलेंस तो ना बढ़े। दैट इज द गोल अंडर प्रोजेक्ट सनराइज। ऑफ कोर्स दूसरे तरीके से ड्रग अब्यूज को भी कर्टेल करने की कोशिश की जाती है, सिक्योरिटी अप्रोच, जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जाए और अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ा जाता है। बट एट द सेम टाइम अंडर प्रोजेक्ट सनराइज new syringes are also distributed so that at least HIV prevalence due to drug abuse should be curbed. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग ट्रैफिकिंग कि क्या मेजर चैलेंजेस हैं, उसको लेकर के कैसे मल्टी प्रोंग्ड या मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप ये आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। Next topic is about RBI's new fraud compensation mechanism, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view.
तो आरबीआई ने एक नया डिजिटल फ्रॉड अगर हमारे साथ होता है तो उस केस में विक्टिम्स को कंपनसेट करने के लिए नया मैकेनिज्म रिलीज किया है, विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2027। इसमें 50,000 रुपए तक का अगर हमारे साथ फ्रॉड होता है तो उसका 85% अमाउंट, मैक्सिमम अप टू ₹25,000 विल बी कंपनसेटेड टू द विक्टिम। कौन पे करेगा कंपनसेशन? कंपनसेशन विल बी पेड बाय द विक्टिम्स बैंक इफ द फ्रॉड हैज हैपेंड ड्यू टू बैंक्स नेग्लिजेंस। बैंक का नेग्लिजेंस किस किस ग्राउंड पे माना जाएगा? तो इफ बैंक हैज फेल्ड टू इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर, जिस कारण से फ्रॉड हो गया, या 500 रुपए से ज्यादा का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें बैंक को मैंडेटरी अलर्ट भेजना है हमें मैसेज के थ्रू। अगर बैंक ये अलर्ट नहीं भेजता है तो उस केस में भी बैंक का नेग्लिजेंस माना जाएगा। 24/7 कस्टमर कंप्लेंट चैनल बैंक को तैयार रखना है, अगर ये सब नहीं रखता है तो भी बैंक का नेग्लिजेंस माना जाएगा। और इन सारे केसेस में बैंक को कंपनसेशन देना होगा अप टू ₹25,000। कस्टमर को क्या करना है? अगर उनके साथ कभी भी फ्रॉड होता है तो दे हैव टू रजिस्टर देयर कंप्लेन इमीडिएटली विद देयर बैंक या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो बैंक के साथ तो करना ही है, साथ ही साथ या तो वो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे कॉल करें या तो फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर करें। दो जगह उनको इमीडिएटली कंप्लेन रजिस्टर करना है इन केस ऑफ डिजिटल फ्रॉड। लिली थॉमस केस से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है। द रूलिंग प्रोवाइड्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नो दिस इज रॉन्ग। तो इस कारण से थर्ड स्टेटमेंट गलत होते ही सही जवाब हमें मिल गया 1 और 2। निर्भया फंड से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट रादर इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाइज टू प्रोसेसिंग ऑफ ऑल of digital personal data, that is correct. Act completely prohibits transfer of personal data outside India, no this is wrong. उनके प्रोसेसिंग पे और ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है बट उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है डेटा आउटसाइड इंडिया को भेजने से। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।